हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का यह जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ फैक्चुअल तथ्यों की बात करेंगे जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बायो का अर्थ होता है लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ या जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें विभिन्न सजीवों में उपस्थित लक्षण जैसे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, एडॉप्टेशन, इवोल्यूशन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए जानते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। यह प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है। इसकी कोई कोशिका संरचना नहीं होती, मतलब स्वतंत्र रूप में यह प्रजनन नहीं करता, लेकिन किसी भी सजीव की कोशिका में प्रवेश करते ही यह प्रजनन करना स्टार्ट कर देता है और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और सजीव की कोशिकीय संरचना पर नियंत्रण कर लेता है। चलिए अब जानते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है संक्रमण के आधार पर वायरस 4 प्रकार के हैं। पहला है एनिमल या जंतु वायरस, जो जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा पादप या प्लांट वायरस, जो पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तीसरा है बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। और चौथा है माइकोफेज, जो कवकों को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा आता है आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर वायरस। तो इसमें पहला है डीएनए वायरस, जिसके उदाहरण है पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस वायरस। दूसरा है रेट्रो वायरस या आरएनए वायरस। इसमें एचआईवी, पोलियो, डेंगू, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, इबोला, मीजल्स, मम्प्स, जीका और रोटा वायरस आदि रेट्रो वायरस के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना की बात करते हैं। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही किए गए कार्य हैं। अब कोशिका संरचना के 3 कारक होते हैं: बाह्य आवरण, कोशिका द्रव और केंद्रक। सबसे पहले देखते हैं बाह्य आवरण की। तो इसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है, यह एक निर्जीव संरचना है। यह पूर्ण पारगम्य होती है। सामान्य पादपों या शैवालों या एल्गी में यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक या फंजाई में यह काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु या बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। सेल्यूलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैविक और कार्बनिक पदार्थ है। आगे बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यह सजीव संरचना है जो सभी कोशिकाओं में होती है। यह सेलेक्टिवली परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य होती है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली में ही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की क्रिया होती है। अब जल की अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जल के प्रवाह को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं और विलेय की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह को डिफ्यूजन या विसरण कहा जाता है। जब किसी कोशिका को या जीव को अति सांद्र घोल में डाला जाता है, तब उस कोशिका का निर्जलीकरण हो जाता है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब अति सांद्र घोल खाद्य परिरक्षण में सहायक होते हैं, क्योंकि ये जीवाणु और कवक जैसे विघटकों को प्लाज्मोलिसिस के द्वारा मार देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अचार और बंद खाद्य पदार्थ। अब कोशिका का अगला घटक आता है कोशिका द्रव। इसमें ही कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकांग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। फिर दूसरे आते हैं जिनमें एकल झिल्ली होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। फिर तीसरे ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें झिल्ली ही नहीं होती, जैसे राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये खाद्य पदार्थों को विघटित कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर कोशिकाओं को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी संरचना देखें तो इसकी आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी तथा ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। इसीलिए यह एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। यह केंद्रक के आंशिक नियंत्रण में होता है और कई कार्यों को स्वयं नियंत्रित करता है।
अगला कोशिकांग है प्लास्टिड या लवक। ये सिर्फ प्लांट्स में उपस्थित होता है। ये रंजक या पिगमेंट है। अब प्लास्टिड भी 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसे हरित लवक कहते हैं। इसका रंग हरा होता है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। इसमें 2 पिगमेंट्स होते हैं। पहला ज़ैंथोफिल जिसके कारण पीला रंग होता है, और दूसरा होता है कैरोटीन जिसके कारण नारंगी लाल रंग होता है। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन एक साथ होते हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना और फलों को रंग प्रदान करना होता है। तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। यह रंगहीन होता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। इसका कार्य भोजन का संचयन या संग्रहण स्टार्च के रूप में करना होता है। अब जो क्लोरोफिल है ना, उसमें मैग्नीशियम धातु होती है जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कैरोटीन मानव यकृत में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसे प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। अब इनके अलावा कुछ अन्य रंजक या पिगमेंट्स की बात करें तो मुक्त रंजक कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। इसमें पहला आता है लाइकोपीन जिसके कारण लाल रंग होता है। यह सिर्फ टमाटर में पाया जाता है। यह एंटी कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर रोधी है। दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन। यह भी लाल रंग उत्पन्न करता है। यह टमाटर के अलावा दूसरे पादपों या पौधों में उपस्थित होता है। फिर तीसरा है फाइटोसाइनिन जिसके कारण नीला या बैंगनी रंग होता है। अब यह जो प्लास्टिड होता है ना, तो इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इसमें भी राइबोसोम और डीएनए उपस्थित होने के कारण यह भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। प्लास्टिड के ग्राना थाइलाकॉइड में ही पिगमेंट उपस्थित होते हैं जो इसे रंग प्रदान करते हैं। प्लास्टिड के तरल भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। चलिए कोशिकाओं के अन्य अंग देखते हैं। पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है। फिर दूसरा आता है गोल्जी बॉडी। इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती है। इसका मुख्य कार्य पदार्थों का संग्रहण करना और उसमें आवश्यक बदलाव, पैकेजिंग और स्रावण करना होता है। यह कोशिका का मुख्य स्रावी अंग है। फिर अगला है लाइसोसोम। इसकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से होती है। यह मुख्य तौर पर जंतु कोशिकाओं में होता है। लाइसोसोम अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम होता है जो कोशिका में उपस्थित किसी भी पदार्थ को या फिर संपूर्ण कोशिका को ही नष्ट कर सकता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ खराब और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम्स की सर्वाधिक संख्या व्हाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती है। आगे आता है राइबोसोम। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म आदि में होती है और लार्ज सब यूनिट पादप तथा जंतुओं में पाई जाती है। अगला आता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल या तारक काय। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को विभाजित करना है। यह ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है जिसका व्यवस्था क्रम 9+0 है। अब आगे कोशिका के तीसरे घटक की बात करते हैं जो है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो केंद्रक के अंगों की बात करें तो इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो राइबोसोम का निर्माण करता है। केंद्रक में उपस्थित द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ केंद्रक में धागे के समान पाई जाने वाली संरचना है जिसका निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। यहां डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जिस पर आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। अब डीएनए का वह निश्चित टुकड़ा जिस पर किसी विशिष्ट लक्षण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं उसे जीन कहते हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। सामान्यतः एक जीन किसी एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करता है। कई आनुवांशिक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा निर्धारित हो सकते हैं। इसे पॉलीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। मानव कोशिकाओं में लगभग 30,000 जीन उपस्थित हैं। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जब एक साथ संघनित होते हैं तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों पर जीन एक बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं।
जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है। यह अनुवांशिक गुण को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। अब इन जीनों का वाहक गुणसूत्र होता है, जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। अब हर एक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, मटर में 7 जोड़े, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में 4 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में किसी कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही प्रकट होते हैं। चलिए अब आगे डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो डीएनए के 3 घटक होते हैं। पहला सुगर होता है, जिसका सूत्र है C5H10O4 पेंटोज। दूसरा घटक आता है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षार। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन आते हैं। इन नाइट्रोजन बेस से प्राप्त कोड के कुल प्रकार 64 हैं। इन्हें ट्रिपलेट कोड कहते हैं। डीएनए पर अनुवांशिक सूचनाएं नाइट्रोजन बेस अनुक्रम या ट्रिपलेट कोड अनुक्रम के रूप में पाई जाती हैं। किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम को जीन कहते हैं, जो वस्तुतः डीएनए का एक टुकड़ा होता है। अब ये जो 4 नाइट्रोजन क्षार है ना, ये आपस में अलग अलग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फिर एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और सुगर तथा फॉस्फेट ग्रुप के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। अब यह जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये ही डीएनए का तीसरा घटक है। मतलब डीएनए की संरचना में सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब इन तीनों से मिलकर जो डीएनए की एक इकाई बनती है, उसे ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब बात करते हैं आरएनए की। तो यह जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यह गैर अनुवांशिक पदार्थ है। यह सिर्फ रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह एक कुंडलित संरचना है। इसके घटकों में भी सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप आता है, लेकिन इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। इसमें थायोनिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। अब ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम की संरचना का निर्माण करता है। दूसरा है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। यह डीएनए पर अंकित सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जिसके आधार पर विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर तीसरा है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। यह प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। आगे डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। और फिर आरएनए से दोबारा डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जो रेट्रोवायरस में होता है। फिर यदि डीएनए से डीएनए ही बन जाए तो इसे रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। यह सामान्यतः कोशिका विभाजन के लिए होता है। चलिए अब आगे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की ही बात कर लेते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह शरीर की सामान्य कोशिका या कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल में होता है। यह सामान्य वृद्धि विकास, भ्रूण विकास, घाव के भरने और रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन के लिए उत्तरदायी है। अगला आता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। यह शरीर के प्रजनन कोशिकाओं या जर्म सेल्स में होता है। यह अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब सेल डिवीजन के विभिन्न स्टेप्स या चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है इंटरफेज या विश्राम अवस्था। यह 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है, जिसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। इसे एस फेज या सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। दूसरा स्टेप या चरण केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग अनुवांशिक लक्षण वाले अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निर्माण होता है
और इनके कारण एक ही दंपत्ति के बच्चों में विविधताएं पाई जाती हैं। आगे मेटाफेज की अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से मेटाफेज अनुकूलतम अवस्था है। अब जैव विविधता या आनुवंशिक विविधता के लिए जिम्मेदार कारक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाला परिवर्तन है। यह सामान्यतः विकिरण और हानिकारक रसायनों के प्रभाव से होता है। यह कैंसर का प्रमुख कारण होता है। चलिए आगे क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात करते हैं। तो मनुष्य में ये 23 पेयर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम भी दो प्रकार के हैं, ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र जो 22 जोड़े होते हैं, जो पुरुष और स्त्री दोनों में होते हैं। दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम जो एक जोड़े होते हैं। ये पुरुष में XY के रूप में और महिला में XX के रूप में पाए जाते हैं। अब भ्रूण में लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष भ्रूण बनाने की संभावना 50-50% होती है। प्रसव पूर्व लिंग जांच के लिए दो तकनीकों का सामान्यतः दुरुपयोग देखने मिलता है। पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरा है एमनियोसेंटेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स या कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। इनमें विकसित केंद्रक झिल्ली युक्त संरचनाओं की अनुपस्थिति होती है। अब प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सेल्स में रंजक या पिगमेंट कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 माना गया है। इसमें कोशिका विभाजन एमिटोसिस या असमसूत्री होता है। इनके विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स पूर्णतः विकसित होती हैं। चलिए अब आज का अगला टॉपिक लेते हैं, जो है टिश्यू या ऊतक। तो ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होता है। सबसे पहले एनिमल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, एपिथेलिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक के बारे में। तो ये शरीर के बाहर और अंदर सभी स्वतंत्र सतहों को ढकता है, जैसे शरीर के बाहर स्किन या त्वचा और शरीर के अंदर पेरिटोनियम और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दोनों ही जल और वायु के लिए पारगम्य होती हैं। अब इसमें स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब त्वचा की पहली परत मृत होती है, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। यह है अघुलनशील प्रोटीन कैरोटीन के उपस्थिति के कारण मृत होती है, जो कि त्वचा को जलरोधी और वायुरोधी बनाता है। यह एक सुरक्षा परत का निर्माण करता है और संक्रमण से रक्षा भी करता है। त्वचा से उत्पन्न संरचनाएं केराटिन प्रोटीन की बनी होती हैं, जैसे बाल, नाखून, खुर, नख, ऊन और पंख आदि। इस परत के बाद एपिडर्मिस आता है और उसके नीचे डर्मिस आता है। डर्मिस परत में मेलेनिन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। सरीसृप और उभयचर की त्वचा में क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं, जो रंग बदलने में सहायक होते हैं। अब ग्रंथि और बालों की जड़ें डर्मिस में ही पाई जाती हैं, जो कि एपिडर्मिस से होते हुए बाहर आती हैं। अब जो चमड़ा है ना, वह मूल रूप से त्वचा का डर्मिस भाग ही होता है। शरीर की अंदरूनी परत जैसे म्यूकस झिल्ली और पेरिटोनियम में केराटिन की परत नहीं पाई जाती, इसीलिए ये जल और वायु के लिए पारगम्य होती हैं। इसके द्वारा निकोटिन या तंबाकू, एस्प्रिन या दवा आदि घुलकर रक्त में पहुंच जाते हैं। अब आगे बात करें ग्लैंड्स या ग्रंथियों के बारे में। तो 2 प्रकार की होती हैं ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथियां और एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहले जानते हैं बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये अपने द्वारा स्रावित एंजाइम्स को नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। ये सामान्यतः एंजाइम का ही स्रावण करती हैं। एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन और स्टेरॉइड या वसा का रूप दोनों होते हैं। एंजाइम तीव्र गति से काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव कम समय के लिए होता है। अब इसमें सैलिवरी ग्लैंड एमाइलेज एंजाइम का स्रावण करती है। अब जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से स्रावित किया जाता है। हार्मोन्स धीमी गति से काम करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है,
पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। अब ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से स्रावित होकर रक्त प्रवाह के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती। चलिए, अब एनिमल टिश्यू का दूसरा प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। ये दो ऊतकों या अंगों को परस्पर जोड़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 8 प्रकार के हैं। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपेस, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज। अब इसमें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है और इनके बीच की खाली जगहों को भरता है, इसीलिए इसे पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो सामान्य संयोजी ऊतक में जब वसा की मात्रा संग्रहित हो जाती है तो उसे वसा संयोजी ऊतक कहते हैं, जो त्वचा के नीचे और अंदरूनी अंगों के आसपास पाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों में वसा संयोजी ऊतक की मोटी परत पाई जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में संचित भोजन की तरह कार्य करती है और ठंडे से इनकी रक्षा करती है, क्योंकि वसा ऊष्मा का कुचालक है, जैसे ध्रुवीय भालू, व्हेल, शील आदि में। अब जंतुओं का मुख्य संचित भोजन ग्लाइकोजन है, जबकि पादपों का मुख्य संचित भोजन स्टार्च होता है। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू आता है टेंडन। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यह अधिक मजबूत और कम लचीला होता है। यह व्हाइट प्रोटीन कोलेजन से बनता है। अब फोर्थ आता है लिगामेंट या स्नायु। यह अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। यह अपेक्षाकृत कम मजबूत और अधिक लचीला होता है। यह येलो प्रोटीन इलास्टिन से बना होता है। लिगामेंट के अत्यधिक खिंचाव के कारण ही मोच आती है। अब तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड या रक्त। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की मात्रा मानव शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक होती है। शरीर के भार का यह 7 से 8% होता है। ब्लड का pH 7.4 या हल्का क्षारीय होता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा है, जो तरल भाग है। इसमें 93% पानी, 6% मात्रा में फिब्रिन, एल्बुमिन और ग्लोबिन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं और 1% मात्रा CO2, यूरिया, ग्लूकोज, विटामिन, लवण, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज की होती है। रक्त का बाकी बचा हुआ 45% भाग रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स होती हैं। ये 3 प्रकार की हैं: RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। बात करें रेड ब्लड सेल्स की, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है तथा आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। आरबीसीज का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जे में होता है। रक्त प्रवाह से मृत आरबीसीज को हटाने का कार्य स्प्लीन या प्लीहा नामक अंग करता है, इसीलिए इसे आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं। आगे मृत आरबीसी का विघटन और निस्तारण यकृत या लीवर के द्वारा किया जाता है। इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अब एक वयस्क रेड ब्लड सेल में केंद्रक और अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव सहित अन्य स्तनधारियों में भी केंद्रक विहीन आरबीसीज पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट या कैमल और लामा में केंद्रक होता है आरबीसीज में। अब आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग होता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये फेफड़े में ऑक्सीजन के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब श्वसन की क्रिया में सर्वाधिक खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है कि सीमित ऑक्सीजन और सीमित स्थान में कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त के ऑक्सीजन ढोने की क्षमता लगातार कम होती है और व्यक्ति की मृत्यु नींद में ही हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 तथा महिलाओं में 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। अब आगे बात करते हैं WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक हैं। इनकी संख्या 5000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब है। संक्रमण के दौरान इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। WBCs की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया कहा जाता है और WBCs की संख्या में अत्यधिक कमी होने को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है।
व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। इसका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। अब विभिन्न प्रकार की WBCs हैं। न्यूट्रोफिल जो जीवाणु भक्षण या बाह्य कोशिका भक्षण करता है। दूसरा है इओसिनोफिल जो एलर्जी की प्रक्रिया में भाग लेता है। तीसरा है मोनोसाइट्स, यह WBC में कोशिका भक्षण के सबसे सक्रिय कोशिका है। फोर्थ है लिम्फोसाइट्स, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो रोगाणुओं को पहचान कर उनके खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडीज या इंटरफेरॉन्स का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबॉडीज है यह भी प्रोटीन है, लेकिन यह जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव आदि के खिलाफ काम करता है। लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ इंटरफेरॉन काम करता है जो भी एक प्रोटीन ही है। चलिए आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। इसका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। इसका कार्य ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन है। यह रक्त का थक्का जमा कर रक्तस्राव को रोकता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 3 से 5 मिनट लगते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग्स को तेज करते हैं। पहला प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम आयन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, लॉलन फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन और स्लाइबल फैक्टर। तो ये है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग होने को रोकते हैं। तो मानव में होता है हिपेरिन, यह एक प्रोटीन है। और लीच या जौक में होता है हिरोडिन, इसका प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो रक्त वर्ग की जानकारी लैंड स्टीनर के द्वारा दी गई थी। इसके 2 सिस्टम है, ABO सिस्टम और दूसरा RH सिस्टम। अब ABO सिस्टम के अंतर्गत रक्त समूह का निर्धारण RBCs पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एंटीजन कोशिका की पहचान है जो रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और किसी कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अब क्या होता है कि मानव शरीर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है जो रासायनिक रूप से प्रोटीन है। अब ब्लड ट्रांसफर के समय रक्त देने वाले का एंटीजन और रक्त प्राप्त करने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। इनके समान होने पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और रक्त प्राप्तकर्ता की वाहिकाओं में रक्त जम जाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। और इसी नियम के कारण O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसीलिए वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वह सभी प्रकार की एंटीबॉडीज बना सकता है, इसीलिए वह सभी ब्लड ग्रुप्स के ब्लड प्राप्त कर सकता है। चलिए अब RH सिस्टम की बात करते हैं। तो RH फैक्टर में एंटीजन D उपस्थित होता है। इस एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही किसी भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाता है। किसी भी RH नेगेटिव व्यक्ति को पहली बार RH पॉजिटिव रक्त दिया जाए तो पहले रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में व्यक्ति के शरीर में D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को दोबारा RH पॉजिटिव रक्त दे दिया जाए तो पहले से बना हुआ एंटीबॉडी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और इसी कारण RH पॉजिटिव पुरुष की शादी किसी RH नेगेटिव महिला से नहीं होती, और यदि ऐसा होता है तो बच्चों के RH पॉजिटिव होने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब इस दंपति का पहला RH प्लस बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन जन्म के समय जब बच्चे का RH प्लस रक्त माँ के RH माइनस रक्त से मिलता है तब माँ के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अब इस दंपति के दूसरे और उसके बाद के बच्चों का गर्भ में ही मृत्यु होने लगती है। इस अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। ये मूल रूप से O ब्लड ग्रुप है जिसमें एक सामान्य एंटीजन H उपस्थित नहीं होता, जो कि सामान्यतः सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप में उपस्थित होता है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में
एच एंटीजन ना होने के कारण ये किसी भी ग्रुप से रक्त प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपना ब्लड डोनेट जरूर कर सकते हैं। इसे एच ब्लड ग्रुप या एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। आगे है इंदिरा ब्लड ग्रुप। इसकी खोज 2016 में सूरत में हुई थी। WHO के अनुसार यह अत्यंत दुर्लभ रक्त वर्ग है। यह व्यक्ति ना तो किसी को रक्त दे सकता है और ना ही किसी से रक्त ले सकता है। ऐसे दुर्लभ रक्त समूह के व्यक्ति को कॉल्टल पर्सन कहते हैं। तो ये सारी बातें थी ब्लड के बारे में। चलिए अब आगे लसिका या लिम्फ के बारे में जानते हैं। तो यह भी एक तरल संयोजी ऊतक है। लिम्फ का निर्माण प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल से होता है। यह शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है। इसका रंग हल्का पीला और पारदर्शी होता है। लिम्फ प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। लिम्फ वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अब शरीर में कुछ विशिष्ट लसिका अंग या लिम्फ ऑर्गन पाए जाते हैं जो संक्रमण के समय सक्रिय हो जाते हैं और इनका आकार बढ़ जाता है, जैसे टॉन्सिल और स्प्लीन या प्लीहा। चलिए आगे बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो यह ठोस संयोजी ऊतक है। अब बोन्स में ना कैल्शियम का संग्रहण होता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसकी संरचना मजबूत होती है। लंबी अस्थियों के अंदर रिक्त स्थान होता है जिसे बोन कैविटी या अस्थि गुहा कहते हैं, और यहीं पर अस्थि मज्जा या बोन मैरो उपस्थित होता है जहां स्टेम सेल्स और रक्त का निर्माण होता है। आगे पक्षियों की हड्डियां स्पॉर्गी या वायु रंध्र युक्त होती हैं जो उड़ने में सहायक होती हैं। इन्हें न्यूमेटिक बोन या वातित अस्थियां कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं उपास्थि या कार्टिलेज के बारे में। तो कैल्शियम और फास्फोरस की अनुपस्थिति के कारण उपास्थियां मुलायम या लचीली होती हैं। नवजात शिशुओं में अधिकांश उपास्थियां पाई जाती हैं और इनमें हड्डियों की कुल संख्या वयस्कों से अधिक होती है। वयस्कों में उपास्थियां बाह्य कर्ण, अग्रनासिका, लंबी अस्थियों के सिरों पर, अस्थि जोड़े में, श्वसन नली में और रीढ़ की हड्डी के मध्य में पाई जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार से जो बोन्स जुड़ती हैं उनके बोन जॉइंट्स की बात करते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट या रेशेदार जोड़े। ये मजबूत और गतिशील जोड़ है जो स्कल जॉइंट तथा जबड़े और दांत के मध्य पाया जाता है। अगला है कार्टिलेजियस जॉइंट। इनमें सीमित गतिशीलता होती है, जैसे रीढ़ की हड्डियों का जोड़। तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। ये एक गतिशील जोड़ है। ये घुटने में पाया जाता है। अब साइनोवियल जॉइंट भी अलग अलग प्रकार के हैं। पहला पाइवोट जॉइंट, जैसे खोपड़ी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। दूसरा बाल सॉकेट जॉइंट, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट होते हैं। तीसरा हिंज जॉइंट, जैसे एल्बो और नी जॉइंट होते हैं। चौथा ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे रिस्ट जॉइंट होता है। और पांचवा है सैडल जॉइंट, जो फिंगर्स और अंगूठे के जॉइंट्स हैं। तो ये सारी बातें थी बोन्स के बारे में। चलिए अब आगे मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं। अब पेशियों को मायोसाइट्स या सार्कोसाइट्स कहते हैं। इनकी स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। और जो पेशियां या मसल्स होती हैं ना, यह बनी होती हैं मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन से मिलकर। अब शरीर में 3 तरह की पेशियां पाई जाती हैं। पहली है रेखित पेशी या स्ट्रिएटेड मसल। इसमें एक्टिन और मायोसिन का एक निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है जिससे रेखीय संरचना प्रकट होती है। ये हमेशा अस्थियों से जुड़े होते हैं और इन्हें अस्थि पेशी भी कहते हैं। यह पेशियां हमारी इच्छा के अधीन कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। रेखित पेशियों में थकान की अनुभूति होती है और यह लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती। रेखित पेशियां अपेक्षाकृत मजबूत होती हैं, जैसे सर्वाधिक मजबूत पेशी जबड़े की है। अब मसल्स का दूसरा प्रकार है अरेखित पेशी या अनस्ट्रिएटेड मसल। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन का कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता। इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है। ये अस्थियों से जुड़ी नहीं होती। इसमें हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। अरेखित पेशियों में थकान की अनुभूति नहीं होती और ये लगातार कार्य कर सकती हैं। अरेखित पेशियां अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, जैसे अंदरूनी अंगों की पेशियां। अब मसल्स का तीसरा टाइप है कार्डियक मसल या हृदय पेशी।
यह सिर्फ हृदय की दीवारों पर पाई जाती हैं। इसमें एक्टिन और मायोसिन का निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है। अब इसकी संरचना तो रेखित पेशी की तरह होती है, लेकिन गुणों के आधार पर यह अरेखित के समान होती है। मतलब यह अनैच्छिक है और इसमें थकान की अनुभूति नहीं होती। अब याद रखिएगा कि जो मांसपेशियां होती हैं वह संकुचन के द्वारा सिर्फ खिंचाव पैदा करती हैं। मतलब ये सिर्फ पुल करने का काम करती हैं, पुश करने का नहीं। इनकी कार्यविधि को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा समझा जाता है। मांसपेशियां कार्य करने के क्रम में ऊर्जा या एटीपी को ग्रहण करती हैं। इनसे ही रिलेटेड है मायोग्लोबिन। यह एक हीमोग्लोबिन के समान संरचना है जो मांसपेशियों में पाई जाती है। यह मसल्स में अतिरिक्त ऑक्सीजन को संग्रहित करती है। मुख्यतः रेखित पेशी में पाई जाती है और इनकी उपस्थिति के कारण मांसपेशियां लाल दिखती हैं। अब मायोसिन या रेड मीट की मात्रा उन जीवों में ज्यादा पाई जाती है जो वन में निवास करते हैं और जिन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की आवश्यकता होती है, जैसे व्हेल और डॉल्फिन आदि। चलिए अब आगे अगले ऊतक की बात करते हैं, जो है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो तंत्रिका ऊतक की जो सेल होती है ना, उसे नर्व सेल कहा जाता है। अब न्यूरॉन संकेतों को प्राप्त कर मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंचाता है। इन संकेतों को डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अत्यंत कमजोर विद्युत धारा के रूप में एक्सॉन की दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब जो तंत्रिका कोशिका है, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसमें विभाजन क्षमता नहीं होती। दो तंत्रिकाओं के जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। अब सिनेप्स में संकेत के प्रवाह की दिशा प्रथम न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड तक होती है। सिनेप्स में दो तंत्रिकाएं आपस में स्पर्श नहीं करती। इनके मध्य में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कैल्शियम आयन के सहयोग से संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। और इस न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में विश्राम अवस्था में एसिटिल कोलाइन, आपातकालीन स्थिति में एड्रिनेलिन हार्मोन, शांत अवस्था के लिए डोपामाइन और नींद के लिए सेरोटोनिन आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे बात करते हैं प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में। तो ये दो प्रकार के हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतिकीय ऊतक। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये लगातार विभाजित होते हैं और पादपों की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। इसके भी तीन प्रकार हैं। पहला है एपिकल या शीर्षस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक। ये पौधों के शीर्षों में पाया जाता है जो उसकी लेंथ में वृद्धि करता है। दूसरा है लेटरल या पार्श्वस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक, जो कि पौधे की मोटाई बढ़ाने का काम करता है। तीसरा है इंटरकैलोरी या अंतर्वेशी विभाज्योतिकीय ऊतक। यह पौधे में नई शाखाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो यह पादप ऊतक का पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का दूसरा प्रकार आता है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती और ये विभाज्योतिकीय ऊतकों के विभाजन से प्राप्त होते हैं, जिससे पादपों की संरचनाओं और अंगों का निर्माण होता है। इसके दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। बात करें जाइलम की, तो यह जल को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। यह एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। जाइलम मुख्य रूप से मृत ऊतकों से बना होता है और इसे कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। यह पेड़ के आंतरिक भाग में पाया जाता है। फिर दूसरा है फ्लोएम, जो खाद्य पदार्थों को पत्तों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह सभी दिशाओं में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से सजीव ऊतकों से बना होता है और इसे कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती ही है। यह पौधे के बाह्य भाग में पाया जाता है। अब यदि किसी पेड़ को बाहर से काटा जाए तो सबसे पहले फ्लोएम कटता है और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसलिए जड़ सूखने लगती हैं और पेड़ मर जाता है। पादपों में जल का आरोहण जाइलम में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा खिंचाव बल से होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सामान्यतः दिन में होती है, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तों पर पाए जाने वाले रंध्र या स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं गटेशन या बिंदु स्राव के बारे में। इस प्रक्रिया में पत्तों के किनारों से जल की बूंद स्रावित होती है।
इसके लिए पत्तों के किनारों पर एक विशिष्ट छिद्र पाया जाता है जिसे हाइडाथोर्स कहते हैं। जल के बिंदु स्राव का मुख्य कारण रूट प्रेशर होता है। चलिए अब बात करें ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के बारे में। तो इस तकनीक में विभाज्योतिकी ऊतक का प्रयोग होता है। इनकी कोशिकाओं को अलग अलग कर पोषण तत्व और हार्मोन्स के प्रभाव से हजारों पादप प्रतिरूपों में बदला जाता है। इसका प्रयोग हॉर्टिकल्चर या नर्सरी में होता है। अब इसमें विभाज्योतिकी ऊतक का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता होती है और दूसरा संक्रमण की संभावना इसमें सबसे कम होती है। चलिए आगे बात करते हैं डेंड्रोलॉजी के बारे में, जो स्टडी ऑफ वुड होता है। तो लकड़ियां मृत ऊतक से बनी होती हैं। पादपों में कोशिकाओं की मृत्यु लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ के जमाव से होती है। लकड़ियों में लिग्निन की मात्रा अधिक होने पर इसकी जलरोधिता और मजबूती बढ़ जाती है। आगे लकड़ियों की उम्र के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब पादपों में लेटरल या पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी ऊतक लगातार नई सेल्स का निर्माण करते हैं। ठंड के मौसम में जब पादप में जल की उपलब्धता कम होती है तब गहरे रंग की कोशिकाओं के वलय का निर्माण होता है, जिसे वार्षिक वलय कहते हैं, जिसे गिनकर पौधे या पेड़ के उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। आगे बात करें छाल या बार्क के बारे में, तो यह मृत ऊतक है जिसमें सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो जल और अग्निरोधी है। यह तने की सतह पर पाया जाने वाला विशिष्ट मृत ऊतक है। एग्जाम्पल के लिए कॉर्क क्वेरकस सुबर की छाल है। तो ये सारी बातें थी टिश्यूज के बारे में। चलिए अब आज का अगला टॉपिक उठाते हैं, जो है न्यूट्रिशन या पोषण। तो भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जो शरीर के सामान्य वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं उसे पोषक तत्व कहा जाता है, और इन्हीं पोषक तत्वों को प्राप्त करने की विधि पोषण कहलाती है। अब पोषण भी दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला है ऑटोट्रोफ्स और दूसरा हेटेरोट्रोफ्स। तो स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स में तो प्रकाश संश्लेषी पादप जैसे पेड़ पौधे, शैवाल और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आदि आते हैं। फिर दूसरा है हेटेरोट्रोफ्स या परपोषी। इनके चार प्रकार होते हैं। पहला होलोजोइक या प्राणीसम। इसमें इंजेशन या ग्रहण, इंटरनल डाइजेशन या आंतरिक पाचन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन या अवशोषण और स्वांगीकरण तथा इजेशन या निष्कासन की प्रक्रियाओं के माध्यम से चार चरणों में पोषण देखने मिलता है। हेटेरोट्रोफ्स का दूसरा प्रकार है सेफ्रोफाइट्स या मृतोपजीवी। इसके एग्जाम्पल है फंजाई या कवक और मृतोपजीवी जीवाणु। सेफ्रोफाइट्स मृत और सड़े गले पदार्थ पर निर्भर होते हैं। इसमें पाचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में इन्हें अपघटक कहते हैं। तीसरा आता है पैरासाइट्स या परजीवी। ये दो प्राणियों का परस्पर संबंध है जिसमें एक को लाभ और दूसरे को नुकसान होता है। लाभ प्राप्त करने वाले को परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल है विषाणु, परजीवी जीवाणु और प्रोटोजोआ। हेटेरोट्रोफ्स का चौथा प्रकार है सहजीवी या सिम्बायोटिक। यह दो प्राणियों का परस्पर संबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे से परस्पर लाभ होता है। जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करता है और कवक जल अवशोषण कर जल की आपूर्ति कराता है। अब लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वायु प्रदूषण के चलते ये विलुप्ति की कगार पर है। सिम्बायोटिक का दूसरा उदाहरण है माइकोराइजा। इसमें किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में कवक निवास करते हैं। कवक क्या करता है कि वह जड़ों की जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है, और वहीं दूसरी ओर पादप या पौधा कवक को अपने जड़ में रहने का स्थान और भोजन दोनों ही उपलब्ध कराते हैं। माइकोराइजा का प्रयोग गेहूं की फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला उदाहरण है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और राइजोबियम को रहने के लिए स्थान तथा अनुकूल वातावरण पौधे की जड़ों में प्राप्त होता है। आगे दलहन की जड़ों में लैग हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है जो राइजोबियम के लिए आवश्यक ऑक्सीजन रहित वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में बाधक होती है। लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में दलहन की जड़ें और गांठें हल्की गुलाबी रंग की होती हैं। अब इसका फोर्थ उदाहरण है इंटेस्टाइनल फ्लोरा या आंतों का सहजीवी जीवाणु। तो मनुष्य की आंत में बड़ी संख्या में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन बी के साथ कार्य कर पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं
और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर भी बनाते हैं। अब एंटीबायोटिक के प्रभाव में परजीवी जीवाणुओं के साथ साथ सहजीवी जीवाणु भी नष्ट होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए 2 प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रोबायोटिक्स, जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें सहजीवी जीवाणु होते हैं, जैसे दही, प्रोबायोटिक मिल्क, प्रोबायोटिक आइसक्रीम आदि। दूसरा तरीका है प्रीबायोटिक। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें सहजीवी जीवाणु तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये पाचन तंत्र में सहजीवी जीवाणुओं की वृद्धि विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं, जैसे रेशेदार खाद्य पदार्थ। चलिए अब आज के अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में 2 चीजें हैं, एलिमेंट्री कैनल या आहार नाल और पाचन ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल में माउथ या मुख गुहा, फेरिंक्स या ग्रिशनी, ओसोफेगस या खाद्य नलिका, स्टोमक या अमाशय, छोटी आंत के अंतर्गत ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, बड़ी आंत में सीकम, कोलोन और रेक्टम तथा अंत में एनस आता है। अब इलियम जो है वह पाचन तंत्र का सर्वाधिक लंबा भाग है। शाकाहारियों के आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों से अधिक होती है, क्योंकि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया मांसाहार से लंबी है। अब पाचन ग्रंथियों को देखें तो लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड 3 जोड़े में होती है और मुख गुहा में खुलती है। अमाशय ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय में बहुत संख्या में होती हैं। फिर पैंक्रियाज या अग्नाशय सिर्फ एक होता है। आगे लीवर या यकृत भी एक है, जो ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड या आंत ग्रंथि आती है, जो अनेक होती हैं और इलियम में जाकर खुलती हैं। अब मुख गुहा में कैसे पाचन होता है वो देखते हैं। तो इसमें लार ग्रंथियां होती हैं। लार या सलाइवा में जल, म्यूकस चिकनाई के लिए, सॉल्ट होता है पीएच बैलेंस के लिए, जो 6.8 से 7.2 तक का पीएच रखता है। फिर लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन के लिए होता है। स्टार्च का पाचन एमाइलेज या टाइलुइन के माध्यम से माल्टोज या मीठे शर्करा के रूप में होता है। अब माउथ में ना लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। इसके बाद आते हैं फेरिंक्स या ग्रसनी। यह भोजन और हवा का समान मार्ग है। इसके द्वारा भोजन निगला जाता है और खाद्य नली में प्रवेश करता है। अब मुख में ही टंग या जीभ होती है, जिसकी ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां या टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का, पश्च भाग में कड़वे स्वाद का और बगल के भागों में खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। इसके आसपास ही टूथ या दांत होते हैं। अब मनुष्य के दांत गर्तदंती या थैकाडोंट, द्विवार दंती या डाइफिडेंट तथा विषय दंती या हेटेरोडोंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृदंत या इंसीजर, 1 रदनक या कैनाइन, 2 अग्र चवर्णक या प्रीमोलार और 3 चवर्णक या मोलार दंत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत या मिल्की टूथ कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। आगे आता है ओएसोफेगस या फूड पाइप या खाद्य नली। यह खाद्य पदार्थों को अमाशय तक पहुंचाता है। इसमें मांसपेशियों की एक विशिष्ट गति पाई जाती है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकुंचन कहते हैं, जिससे भोजन निरंतर आगे बढ़ता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि पेट या स्टमक में डाइजेशन कैसा होता है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम निकलते हैं। HCl का pH 0.8 से 1.5 यानी हाईली एसिडिक होता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है और प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण करता है। फिर जो पेप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। रेनिन एंजाइम नवजात शिशु, छोटे बच्चों में सक्रिय होता है और वयस्कों में यह अनुपस्थित होता है।
अब जो HCl होता है उसकी अधिकता के कारण अम्लीयता होती है। इसी कारण अमाशय की दीवारों के म्यूकस परत का क्षरण होने लगता है और अमाशय के ऊतक क्षतिग्रस्त होकर गैस्ट्रिक अल्सर की स्थिति पैदा करते हैं। अमाशय की म्यूकस परत अम्लरोधी होती है। आगे डाइजेशन इन ड्यूडेनम की बात करते हैं। तो ड्यूडेनम में लीवर और पैंक्रियाज के माध्यम से डाइजेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं लीवर या यकृत के बारे में। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। लीवर प्रत्यक्ष रूप से पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन इसका मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना होता है। होता क्या है कि यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका या हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। फिर ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी परिवर्तित करता है। अब लिवर से 2 प्रोटीन का उत्पादन होता है। पहला है फाइब्रिनोजिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और दूसरा है हिपेरिन जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसीज को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। लिवर थोड़ी मात्रा में आयरन, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। अब यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मारा गया है तो उसकी जांच यकृत के माध्यम से ही की जाती है। अब आगे बात करते हैं पित्ताशय या गाल ब्लैडर के बारे में। तो यह नाशपाती के आकार की एक थैली है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। अब यह जो पित्त या बाइल है यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85%, बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त जो होता है वह भोजन को क्षारीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है ताकि भोजन में पाचक रस भली भांति मिल सके, विटामिन के और वसाओं में घुले अन्य विटामिन को अवशोषित करता है। अब आगे पीलिया रोग में क्या होता है कि पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से विलुरूबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप विलुरूबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पैंक्रियास या अग्नाशय के बारे में। यह भी ड्यूडेनम का ही भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल, शेष भाग में लवण और एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होती हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जिसमें टालुइन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अब अग्नाशय का ही एक भाग है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इनमें विभिन्न सेल्स पाई जाती हैं जिससे ये एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। जैसे बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लाइकोजन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। अब जो बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है ना, तो उसकी खोज फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होता है। मतलब डायबिटीज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फिर यदि इंसुलिन का ज्यादा मात्रा में अतिस्रावण होता है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होते हैं। फिर अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। गामा सेल से निकलने वाला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। अब हमने ड्यूडेनम की तो बात कर ली, आगे आता है जेजुनम। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस अंग में कोई भी पाचन नहीं होता। फिर इसके बाद है इलियम
जिसमें सर्वाधिक अधिकतम पाचन और अधिकतम अवशोषण होता है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया इलियम में पूर्ण हो जाती है। अब इलियम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, जिससे इंटेस्टाइनल जूस या आंत रस निकलता है। इसमें माल्टोज का पाचन कर उन्हें 2 ग्लूकोज अणुओं में परिवर्तित करता है। सुक्रोज का पाचन कर उन्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है। फिर आगे लैक्टोज का पाचन कर उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। फिर पेप्टिडाइडेज पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइडेज आरएनए और डीएनए का पाचन करता है। इसमें जो माल्टोज है उसे सीरियल शुगर या अनाज की शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। आगे फ्रक्टोज का निर्माण सिर्फ पादपों में होता है। यह फलों की मिठास के लिए उत्तरदायी है। शहद चीनी से ज्यादा मीठा होता है क्योंकि इसमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। अब जो पाचन क्रिया होती है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और फिर ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट या लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तथा और भी जटिल खाद्य पदार्थों को विटामिन, मिनरल्स और अल्कोहल आदि में बदला जाता है। अब जो इलियम होता है ना, उसमें खाद्य पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण होता है और यह अवशोषण इसकी अंदरूनी सतह पर सूक्ष्म रसांकुर या माइक्रोविली संरचना के कारण हो पाता है, जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाकर अवशोषण की प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। अब हमने छोटी आंत में पाचन देख तो लिया। आगे बात करते हैं बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन की। तो इसमें जो सीकम होता है वह शाकाहारियों में होता है और मानव में जो अपेंडिक्स उपस्थित है वह सीकम ही है, जो मानव में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। आगे सेल्यूलोज को पाचित करने की क्षमता सिर्फ जीवाणुओं में होती है। शाकाहारी जानवरों में पाचन प्रक्रिया सीकम में ही पूर्ण होती है। मानव में सीकम अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अब देखें कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, ये विकास के क्रम में अवशेष हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्य में अपेंडिक्स, मछली या मेंढक की आंखों में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बाह्य कर्ण पेशी या ईयर पिन्ना मसल, टेल बोन, कैनाइन टीथ, विजडम टीथ या लास्ट मोलार और बॉडी हेयर्स आदि। अब बड़ी आंत में सीकम के बाद आता है कोलोन, जो जल का अवशोषण करता है। इसके बाद रेक्टम आता है। इसमें अपाचित भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं, जिसे एनएस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अब आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन या ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में संचित ऊर्जा कार्य ऊर्जा में बदल जाती है। यह प्रक्रिया जंतुओं और पादपों दोनों में होती है। अब यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, पहला वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो पहले वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। इसमें खाद्य पदार्थों का पूर्ण विघटन होता है, जिससे अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव सभी की भूमिका होती है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। इसमें खाद्य पदार्थों का आंशिक विघटन होता है, जिससे अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें सिर्फ कोशिका द्रव की भूमिका होती है। ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। यह जीवाणु, कवक और अंतः परजीवियों में होता है। अब औद्योगिक स्तर पर अवायवीय श्वसन को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका उपयोग केक, ब्रेड, अल्कोहल आदि के निर्माण में करते हैं। अब आगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो पहला है ग्लाइकोलिसिस। तो यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही श्वसन का प्रथम चरण माना जाता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में ही पायरुविक एसिड में बदलते हैं और 2 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरा चरण आता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
जल और 34 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्रेब्स साइकिल का यह चरण होता है वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में एक ही चरण होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें जो पायरुविक एसिड है ना, इसमें ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती, तो इसी के चलते यह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इस चक्र में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह अवायवीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर मांसपेशियों में होती है। होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है तब ग्लूकोज की बड़ी मात्रा पायरुविक अम्ल में टूटती है, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण सभी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए बचे हुए पायरुविक एसिड मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में बदलकर संग्रहित हो जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में जलन की अनुभूति होती है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। अतः कंक्लूजन यह है कि मांसपेशियों में थकान की अनुभूति रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण होती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। तो ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में गैसों का विनिमय किया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन का स्वांगीकरण आरबीसीज के द्वारा ऊतकों और कोशिकाओं तक ले जाने के लिए होता है। फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे मानव श्वसन अंगों की बात करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सबसे पहले है नासिका या नोज। इसके बाद फेरिंग्स या ग्रसनी आती है, जो वायु और भोजन का समान मार्ग है। फिर लैरिंग्स आता है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स या स्वकोश पाए जाते हैं, जो फेफड़े से निकलती हुई वायु के द्वारा कंपित होकर स्वर पैदा करते हैं। मधुर ध्वनि पैदा करने वाले पक्षियों में विशिष्ट स्वर यंत्र सिरिंग्स पाया जाता है। इसके बाद आता है ट्रैकिया या श्वास नली या विंड पाइप। यह मांसपेशियों की एक नली है जिसकी दीवार पर उपास्थि वलय पाए जाते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में भी इसकी दीवारों को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली विभाजित होकर दाएं एवं बाएं ब्रोंकी या श्वसनियों में बढ़ जाती हैं, जो फेफड़े में प्रवेश कर अनेक श्वास नलिकाओं या ब्रोंकियोल्स में बढ़ते हैं और प्रत्येक ब्रोंकियोल के सिरे पर कूपिकाएं या एल्वेली पाई जाती हैं और इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से ही गैसों का विनिमय होता है। ये एक कोशिकीय चयनात्मक पारगम्य संरचना है। इन्हीं कूपिकाओं से रक्त कोशिकाएं या कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और ये भी चयनात्मक पारगम्य ही होती हैं। कूपिकाएं फेफड़े की कार्यात्मक इकाई हैं। असंख्य कूपिकाएं एक साथ मिलकर गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं और ये कूपिकाएं नमी युक्त होती हैं। अब अलग अलग जीवों में ना अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, जैसे स्तनधारियों में फेफड़े, पंछियों में फेफड़े और सरीसृप में फेफड़े। ये सभी थलचर प्राणियों में फेफड़े पाए जाते हैं। उभयचर जीवों में फेफड़े, क्लोम और त्वचा पाए जाते हैं। फलस्वरूप मछलियों में गिल्स, कीट में ट्रैकिया सिस्टम या वातक नली, स्कॉर्पियन या बिच्छू में बुक लंग्स, झींगा में गिल्स और केचुए में स्किन या त्वचा श्वसन अंग है। अब कीटों के शरीर में वात नलियों का जाल पाया जाता है, जो शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं को प्रत्यक्ष तौर पर ऑक्सीजन पहुंचाता है। फलस्वरूप कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन और आरबीसीज नहीं पाए जाते। इनका रक्त रंगहीन होता है। जलीय जीवों में श्वसन का दर थलीय जीवों की अपेक्षा तीव्र होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। अब फिर से आते हैं मानव श्वसन तंत्र पर। तो कूपिकाओं की बात कर रहे थे ना हम। तो जब अत्यधिक वायु प्रदूषण और धूम्रपान के कारण इन कूपिकाओं की दीवार आपस में जुड़ जाती है, जिससे फेफड़े का कुल सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आ जाती है। इसे ही इम्फाइसेमा कहा जाता है। अब हमारे श्वसन तंत्र में गैसों का परिवहन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन 99% आरबीसीज के द्वारा होता है और 1% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। फिर वापस कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 77% प्लाज्मा के द्वारा और 23% आरबीसीज के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आज के अगले टॉपिक में रक्त परिसंचरण तंत्र की ही बात कर लेते हैं, जिसमें ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे हम। चलिए मानव हृदय को देखते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसे देखिए। इसमें देखते हैं कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। पहले बॉडी टिश्यू से वेना कावा या शिराएं ऐसे रक्त को लाती हैं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती।
वैनिक कावा से रक्त पहले भरता है राइट एट्रिया में या दाहिने आलिंद में। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये रक्त राइट वेंट्रिकल या दाहिने निलय में जाकर भरता है और यहाँ से ऑक्सीजन विहीन रक्त को पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है फेफड़ों के पास और लंग्स से ही इस रक्त में ऑक्सीजन घुल जाती है। फिर ये ऑक्सीजन से युक्त रक्त पहुंचता है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद या एट्रिया में और फिर बाइक्विस्पिड वाल्व से होते हुए यह रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं निलय में पहुंचता है और फिर महाधमनी से होते हुए बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है और फिर बॉडी टिश्यूज में इसके ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है, उसे एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है एटीपी के रूप में और फिर दोबारा यह रक्त ऑक्सीजन विहीन हो जाता है। तो दोबारा इस रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है मानव हृदय। ये प्रोसेस चलती है मानव हृदय की। अब ह्यूमन हार्ट के कुछ अन्य फैक्ट देखें तो हृदय वक्ष गुहा में पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है। हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली की संरचना पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस झिल्ली के मध्य पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ये सभी संरचनाएं बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करती हैं। अब देखिए, जो लंग्स और हृदय है यह थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा में पाया जाता है और जो पाचन तंत्र है वह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अब रक्त परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रक्त का प्रवेश 2 बार होता है, इसलिए इसे दोहरा संचरण कहते हैं। हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त के साथ जबकि बायां भाग शुद्ध रक्त के साथ काम करता है। अब बताइए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो हृदय के एक स्पंदन के द्वारा बाहर भेजे गए रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इसका मान 70 मिलीलीटर होता है, मतलब एक बार में हृदय 70 मिलीलीटर रक्त बाहर भेजता है। अब बताइए कार्डियक आउटपुट क्या होता है? यह 1 मिनट में हृदय द्वारा बाहर भेजे गए रक्त की मात्रा है और 1 मिनट में हृदय कार्डियक आउटपुट के रूप में 5 से 5.5 लीटर रक्त को बाहर भेज सकता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की या हृदय के संकुचन की बात करें, इसमें जो ऐसे नोड होता है वह विद्युत धारा का उत्पादन करता है जिसके प्रभाव से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और हृदय अपना कार्य करता है। इसीलिए एसडी नोड को नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। इसी एसडी नोड की अनियमितता के कारण हृदय की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं, जिसे सामान्य बनाने के लिए कृत्रिम पेसमेकर नामक विद्युत यंत्र को शरीर में लगाया जाता है। अब बताइए ब्लड प्रेशर कितना होता है? यह 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर है या संकुचन का दाब है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर या विश्राम का दाब है। अब बताइए कि होल इन द हार्ट या ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो रक्त का कलर ना जैसे ब्राइट रेड यदि हुआ तो वह ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा और यदि रक्त का कलर पर्पल रेड है तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण रक्त का रंग बैंगनी लाल हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के होंठ, नाखून और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। इसी अवस्था को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। पहला है नाइट्रोजन पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन पॉल्यूशन के कारण शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और शरीर नीला दिखने लगता है। दूसरा कारण है दाएं और बाएं आलिंद के मध्य में छिद्र होना। इसे फोरमैन ओवल भी कहते हैं। क्या होता है कि कई बार बच्चे के जन्म के बाद भी यह छिद्र बंद नहीं हो पाता, जिसे कि पेटेंट फोरमैन ओवल कहते हैं, जिसके कारण हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित होने लगता है। बच्चों के शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। यही है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आगे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, आर्टरी या धमनी और दूसरी है वेन या सिरा। आर्टरी की बात करें तो यह रक्त को हृदय से ऊतकों तक पहुंचाती है। इनमें प्रायः ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन इसका अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन विहीन रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, इसीलिए इनमें रक्त दाब अधिक होता है। प्रायः इनमें वॉल्व्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये थिक होती हैं और ये धमनियां शरीर के अंदर की तरफ होती हैं। बात करें वेन्स या सिराओं की तो ये शरीर के बाहर की तरफ पाई जाती हैं। ये रक्त को ऊतकों से हृदय तक लाती हैं। शिराओं में प्रायः
ऑक्सीजन विहीन रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सिरा ही एक ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन से युक्त रक्त पाया जाता है। शिराओं की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, इसलिए इसमें रक्तदाब कम होता है और इसीलिए इसमें प्रायः वॉल्व पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैपिलरी के बारे में। तो कैपिलरी की दीवार अत्यंत पतली होती है जो विसरण के द्वारा आसपास के ऊतकों या कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। यह ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ को प्राप्त भी करता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्त कभी भी वाहिकाओं के तंत्र से बाहर नहीं आता और इस स्थिति को बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सभी मैमल्स, केचुए और ऑक्टोपस। अब कुछ जीवों के उदाहरण जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वे हैं कीट, सीप और घोंघा। इनमें क्या होता है कि रक्त केशिकाएं कैपिलरीज अनुपस्थित होती हैं और शरीर के खाली स्थानों में ही रक्त भरा होता है। अब मनुष्य में भी इन्हीं कैपिलरीज के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है कोशिकाओं तथा आर्टरी और वेन्स में। तो ये सारी बातें थी मानव हृदय के बारे में। चलिए आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है। तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्रोटीन के चय अपचय या मेटाबॉलिज्म के कारण नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है जो मुख्य तौर पर 3 प्रकार का होता है। पहला अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक होता है, दूसरा यूरिया जो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है और तीसरा यूरिक एसिड जो लीस्ट टॉक्सिक है। अब प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से बनता है अमोनिया। यही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो पहले होते हैं एमोनोटेलिक। ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। चूँकि अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीला होता है इसलिए इनके उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। दूसरे जीव हैं यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनके लिए अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कम जहरीला होता है। इसके उदाहरण हैं हम स्तनधारी और उभयचर जीव। इसके बाद आता है यूरिकोटेलिक। ये जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसमें अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि जो यूरिक एसिड है वह बहुत कम जहरीला है। इसका एग्जाम्पल है सरीसृप, कीट, पक्षी और उड़ने वाले जीव आदि। तो याद रखिएगा ह्यूमन जो है वह यूरिया का उत्सर्जन करता है। चलिए अब आगे मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो इसके फंक्शंस देखिए, किडनी या वृक्क, फिर यूरेटर या मूत्र वाहिका, फिर यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय और फिर यूरेथ्रा या मूत्र नलिका। जो किडनी है ना वह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। प्रत्येक किडनी का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स नलिकाओं के माध्यम से होता है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई या उत्सर्जी इकाई है। मानव उत्सर्जन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रासायनिक भाग। इस प्रक्रिया में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से प्राप्त अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। यह कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को यूरिया साइकिल या ऑर्निथ साइकिल कहते हैं। याद रखिएगा यूरिया का निर्माण या अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत या लिवर में होता है। अब उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग है भौतिक भाग, जिसमें यूरिया युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त लिवर से किडनी तक पहुंचता है, जहां नेफ्रॉन नलिकाओं के द्वारा रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन कहते हैं। अब यूरिन में ना 95% जल पाया जाता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन बी और विटामिन सी तथा सॉल्ट आदि। अब ये जानकारी याद रखिएगा कि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। फलस्वरूप पब्लिक टॉयलेट में तीव्र गंध पैदा होती है। यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, जिसका निर्माण हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। अस्थि जोड़ के साइनोवियल द्रव में यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। आगे बताइए कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा रक्त को शरीर से बाहर निकालकर उससे यूरिया अलग कर लिया जाता है। इस कार्य के लिए आर्टिफिशियल किडनी मशीन का प्रयोग होता है। डायलिसिस का प्रयोग यूरेमिया के मरीजों के लिए किया जाता है, जिसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो सामान्यतः किडनी के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है।
अब यूरिन में रक्त की उपस्थिति की अवस्था को हीमेट्यूरिया कहते हैं। किडनी में स्टोन या पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो ये सारी बातें थी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, और देखते हैं ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क में क्रेनियल नर्व्स या मस्तिष्क तंत्रिकाओं के 12 पेयर पाए जाते हैं। मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का जो पूरा भाग है, यह मेनिंजेस मेम्ब्रेन के द्वारा सुरक्षित होता है, जिसकी 3 परतें होती हैं। इन परतों के मध्य में एक तरल पदार्थ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो सुरक्षा और पोषण के लिए होता है। चलिए अब मस्तिष्क के विभिन्न भागों की बात करते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, और तीसरा हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। इसके भी 3 भाग हैं, जिसमें पहला है ओल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड। ओल्फैक्टरी लोब गंध से संबंधित संकेतों को ग्रहण करता है। यह मानव में अपेक्षाकृत कम विकसित होता है, लेकिन डॉग और शार्क में या डॉग फिश में अत्यधिक विकसित होता है। फोर ब्रेन का दूसरा भाग है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। अब ये जो सेरेब्रम है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो 2 भागों में बटा होता है। सेरेब्रम का दायां भाग शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और इसका बायां भाग शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला फ्रंटल लोब, जो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, विचार, याददाश्त, वाणी, इंटेलिजेंस आदि को नियंत्रित करता है। दूसरा टेम्पोरल नोड, जो सुनना और वाणी को समझने को नियंत्रित करता है। तीसरा पैरिएटल लोब, जो दर्द, स्वाद, स्पर्श आदि की अनुभूति कराता है। चौथा ऑसिपिटल लोब, जो प्रकाश संबंधी संकेतों को ग्रहण करता है। अब सेरेब्रम के बाद फोर ब्रेन का तीसरा भाग आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, जल संतुलन, तापमान संतुलन आदि शरीर के आंतरिक वातावरण आदि का नियंत्रण करता है, और शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करने को ही होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब मस्तिष्क का दूसरा भाग आता है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, जिसमें ऑप्टिकल लोब या दृक पिंड पाया जाता है। यह दृश्य से संबंधित संकेतों को प्राप्त करता है। इसके बाद मस्तिष्क का तीसरा भाग है हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। सेरेब्रम के बाद सेरेबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका मुख्य कार्य मुद्रा समन्वय या पोस्चर मेंटेनेंस करना है, मतलब यह शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क का लर्निंग सेंटर कहलाता है। हिंज ब्रेन का दूसरा भाग है पोन्स, जो श्वसन के लय को नियंत्रित करता है। तीसरा भाग है मेड्यूला, जो शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की गति, सांस लेना, आंतरिक अंगों के कार्य आदि। तो ये थे मस्तिष्क के सारे भाग और उनके कार्य। अब साथ ही स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क और शरीर की तंत्रिकाओं के मध्य सेतु या ब्रिज का कार्य करता है। यह शरीर के अंगों से सूचनाओं को प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसमें सोच विचार करने और सूचनाओं को समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। अब यह रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? यह अचानक और अपने आप तीव्र गति से होने वाली अनैच्छिक क्रिया है, जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें मेरुरज्जु की केंद्रीय भूमिका होती है। इस क्रिया में सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता नहीं होती, जैसे नी जर्क, अचानक सुई चुभ होना और गर्म वस्तु को छू लेना आदि। चलिए अब अगले टॉपिक में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह अवचेतन स्तर पर शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करता। इसके 2 भाग हैं। पहला है सिंपैथेटिक या अनुकंपी और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी। अनुकंपी या सिंपैथेटिक में क्या होता है? यह शरीर को उत्तेजित अवस्था में लाता है, हृदय की गति तीव्र करता है, श्वसन की गति तीव्र करता है, मांसपेशियों को संकुचित करता है और पाचन की क्रिया को मंद करता है। इसके विपरीत है परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यह शरीर को विश्राम की अवस्था में लाता है, मंद गति करता है हृदय की,
श्वसन की गति को मंद करता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है और पाचन की क्रिया को तीव्र करता है। मतलब जहां सिंपैथेटिक शरीर को तीव्रता प्रदान करता है, तो वहीं पैरासिम्पैथेटिक शरीर को विश्राम या शिथिल अवस्था में लाता है। तो ये सारी बातें थी मनुष्य के नर्वस सिस्टम के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव नेत्र की। तो डायग्राम देखिए, इसमें जो स्क्लेरा दिख रहा है ना, यह आंखों का सफेद भाग है जो आंखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। फिर इसके बाद आता है कोरोइड, जो एक गहरे रंग की परत है। कोरोइड आंखों में अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण कर रेटिना पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। निशाचर जीवों की आंखों में टेपेडम ल्यूसिडम नामक परत पाई जाती है, जो कम प्रकाश को परावर्तित कर प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होती है। और टेपेडम ल्यूसिडम के कारण ही रात में निशाचर जीवों की आंखें चमकती हैं। इसके बाद है रेटिना, जो प्रकाश संवेदी परत या फोटोसेंसिटिक लेयर है जिस पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहले रॉड्स या स्लाका और दूसरी कॉन्स या शंकु। अब रॉड्स जो है वह कम प्रकाश में भी कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जो कोन्स हैं वह सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य करता है, लेकिन इनमें रंगों को देखने की क्षमता होती है। अब विटामिन ए की कमी से ना रतौंधी नामक रोग होता है, क्योंकि इससे रॉड्स कोशिकाओं की कमी होती है। और कोन्स कोशिकाओं की कमी के कारण कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता नामक रोग होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है। अब जो मवेशी या चौपाहे जानवर है ना, उन्हें रंग नहीं दिखाई देता क्योंकि उनमें कोन्स अनुपस्थित होता है। अब आंखों में एक येलो स्पॉट होता है, जो रेटिना का वह भाग है जहां पर रॉड्स और कोन्स सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहां तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनता है। फिर एक ब्लाइंड स्पॉट आता है। इस बिंदु पर रॉड्स और कोन सेल अनुपस्थित होती हैं, फलस्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। इस बिंदु से ऑप्टिकल नर्व की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है कॉर्निया। यह आंखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है जो मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। यह प्रकाश को मोड़कर आंखों में प्रवेश कराता है। कॉर्निया एक जीवित संरचना है, लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। यह ऑक्सीजन तथा पोषण की प्राप्ति वातावरण से विसरण के माध्यम से करता है। अब चूंकि कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती और नेत्र प्रत्यारोपण कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया में ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलान करने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉर्निया की संरचना ना कई परतों की होती है। इसकी अंतिम और छठी परत की खोज अमेरिका के डॉक्टर हरमिंदर दुआ ने की थी और इस परत को दुआ परत कहते हैं। एक व्यक्ति के कॉर्निया के माध्यम से एक से अधिक व्यक्तियों की नेत्रहीनता दूर की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं आइरिस को। यह अनैच्छिक पेशी है जो पुतली के आकार में परिवर्तन कर आंखों में प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब क्या होता है कि यह आइरिस जो है ना, इसमें ब्राइट लाइट यदि पड़ती है तो आइरिस का फैलाव हो जाता है, पुतली का आकार कम हो जाता है और प्रकाश का प्रवेश भी कम होता है। इसके बाद आता है लेंस, जो कि प्रोटीन का बना लचीला उत्तल लेंस है जो कॉर्निया के साथ मिलकर कार्य करता है। यह अपने आकार में परिवर्तन कर प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करता है। आंखों के लेंस के आकार का परिवर्तन सिलियरी मसल्स के कारण होता है। रेंज ऑफ विजन की बात करें तो निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस सबसे मोटा होता है और फोकस दूरी कम होती है इसकी। और अधिकतम अनंत की दूरी तक बात की जाए तो लेंस का पावर सबसे कम होता है और फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। मतलब हमारे नेत्र का रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से अधिकतम अनंत तक है। आगे बात करते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बारे में। यह आंखों के लेंस के ऊपर सफेद प्रोटीन के जमाव के कारण होता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। आगे काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा को देखें तो यह बीमारी आंखों में उपस्थित तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर के दबाव के बढ़ने के कारण होती है, जो एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने की नलिका के अवरुद्ध होने के कारण होता है। इसमें दृश्य तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता को पूर्णतः खो देता है। इसका कोई उपचार नहीं होता। तो ये सारी बातें थी मानव नेत्र से संबंधित। आगे बात करते हैं ईयर्स या कानों के बारे में। ईयर्स का कार्य सुनना तथा बैलेंसिंग करना होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला आउटर ईयर है, जिसमें ईयर पिन्ना ध्वनि का संग्रहण करता है और पर्दा या टिम्फेनम ध्वनि के संदर्भ में कंपन पैदा करता है। दूसरा है मिडल ईयर, जिसमें मैलस, इंकस और स्टेपस MIS पाए जाते हैं, जो कंपन के परिणाम को बढ़ाते हैं।
फिर तीसरा भाग है इनर ईयर, जिसमें कोक्लिया श्रवण से संबंधित तंत्रिका संकेत पैदा करता है और सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग का कार्य करती है। अब जो मिडल ईयर में MIS या मेलेसिंकस और स्टेपस होते हैं, यह कंपन के परिणाम को बढ़ा देते हैं, जिससे ध्वनि तरंग आवर्धित हो जाती है। ये सारी बातें थी मनुष्य के ईयर या कान से संबंधित। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसी प्रतिकृति का निर्माण करता है। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि और जैविक विविधता को बढ़ाना है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला लैंगिक या सेक्सुअल और दूसरा अलैंगिक या असेक्सुअल। लैंगिक प्रजनन जो है वह एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों में होता है। इस प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। इससे प्राप्त संतति में विविधताएं पाई जाती हैं। बात करें अलैंगिक प्रजनन की, इसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। इससे प्राप्त संतति में विविधता नहीं पाई जाती। अगले टॉपिक में देखते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में यूनियन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम होता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, पहला बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि जलीय जीवों, फिश, एम्फीबियंस और झींगा आदि में होता है। दूसरा प्रकार है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यह सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट और केंचुए आदि में होता है। अब विभिन्न प्रकार से बच्चों को जन्म देने वाले जीवों के अलग अलग प्रकार इस प्रकार हैं। पहला ओविपेरस या अंडज, ये अंडे देने वाले जीव हैं, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, कीट, केंचुए, झींगे आदि। दूसरे हैं जन्मज या विविपेरस, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे स्तनधारी। तीसरे हैं ओवोविविपेरस, जो अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, थैली युक्त स्तनधारी, मार्supials आदि। इसके बाद चौथा प्रकार है अंडज स्तनधारी या ओविपेरस मैमल्स। इसमें वे स्तनधारी आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर। फिर पांचवें आते हैं विविपेरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल है सुंदरवन का सुंदरी प्लांट या राइजोफोरा। विविपेरस प्लांट में क्या होता है कि इसके बीज पेड़ पर ही लगे फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं और छोटे पौधों के रूप में विकसित होकर दलदली जमीन पर गिरते हैं, जहां इनका सामान्य वृद्धि विकास होता है। तो ये थे बच्चों को जन्म देने के आधार पर जीवों के विभिन्न प्रकार। चलिए अब आगे मानव प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में। इसके कुछ भाग इस प्रकार हैं, टेस्टिस या वृषण, स्क्रोटम या वृषण थैली, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड या पॉरस ग्रंथि और यूरेथ्रा। पहले बात करें टेस्टिस के बारे में, तो जो वृषण है वह प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके दो कार्य होते हैं, पहला शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा नर लैंगिक हार्मोन का स्रावण करना। यह नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है, जो रासायनिक तौर पर स्टेरॉइड है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु के निर्माण में सहायता प्रदान करता है और साथ ही द्वितीय लैंगिक लक्षणों के निर्धारण या विकास में भी सहायता करता है। अब वृषण सामान्यतः 12 से 14 वर्ष की उम्र में सक्रिय होता है और इस दौरान द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं। वृषण में शुक्रजनिक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के निर्माण या अर्धसूत्री विभाजन के लिए तापमान शरीर के सामान्य तापक्रम से 1 डिग्री या 2 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए वृषण शरीर से बाहर की ओर वृषण थैली में पाया जाता है। इसमें जो एपिडाइडिमस उपस्थित होता है ना, वहां शुक्राणुओं का संग्रहण होता है और यही शुक्राणु परिपक्व भी होते हैं। फिर वास डिफरेंस जो है, यह शुक्राणुओं को वृषण नली से उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी तक ले जाने का कार्य करता है। फिर सेमिनल वेसिकल, इस ग्रंथि के द्वारा वास डिफरेंस में फ्रक्टोज युक्त तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शुक्राणु को पोषण मिलता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। यह ग्रंथि वास डिफरेंस में साइट्रिक एसिड युक्त तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो शुक्राणु को गतिशील बनाता है। शुक्राणु के साथ इन दोनों ग्रंथियों के स्राव को सीमेन या वीर कहते हैं। फिर इसके बाद यूरेथ्रा आता है, जो कि सीमेन और यूरिया का सामान्य मार्ग होता है। अब वैसेक्टोमी क्या है?
यह पुरुषों में परिवार नियोजन ऑपरेशन है जिसमें वृषण थैली में वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। तो ये था नर प्रजनन तंत्र। अब बात करते हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। इसके भाग हैं ओवरीज या अंडाशय, ओविडक्ट या अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस या गर्भाशय, सर्विक्स और बर्थ कैनाल। पहले बात करते हैं अंडाशय या ओवरी के बारे में। तो यह भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन तथा मादा लैंगिक हार्मोन का स्रावन करता है। इसमें मादा लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन जिसे ब्यूटी हार्मोन कहते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन जो है ना वह अंडोत्सर्जन में सहायक होता है और 10 से 12 वर्ष की प्यूबर्टी की अवस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वह गर्भधान का हार्मोन है। इसकी मात्रा गर्भधान के समय अधिक होती है जो गर्भ को बनाए रखने में सहायक होती है। अब देखिए, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण मादा के भ्रूण विकास के दौरान ही होता है और मादा लाखों अर्धविकसित अंडाणुओं के साथ जन्म लेती है जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं जो अंडाशय में पाया जाता है। लैंगिक परिपक्वता या प्यूबर्टी के बाद अंडाशय के अंडाणु स्वतंत्र होते हैं। इस क्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन के बाद भ्रूण का जुड़ाव गर्भाशय की दीवार से होता है जहां प्लेजेंटा का निर्माण होता है। गर्भाशय में भ्रूण विकास की प्रक्रिया पूरी होती है जिसके बाद बच्चे का जन्म होता है। गर्भाशय के निचले भाग को सर्विक्स कहते हैं जहां शुक्राणुओं की प्राप्ति होती है। अब जो सर्विक्स कैंसर है ना, यह सर्विक्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी के संक्रमण के कारण होता है। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी जो है यह महिलाओं में परिवार नियोजन ऑपरेशन है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्शन साइकिल की बात करें। यह टोटल 28 दिन का साइकिल है। इसमें मादा प्रजनन चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और 14वें दिन तक गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो 16वें या 17वें दिन के पश्चात अंडाशय और गर्भाशय की आंतरिक दीवारों का क्षरण होने लगता है। यह अगले मासिक चक्र के प्रथम 4 दिनों में रक्तस्रावन के रूप में बाहर आ जाता है। गर्भधारण होने पर मासिक चक्र रुक जाता है और जन्म के कुछ महीने बाद पुनः शुरू भी हो जाता है। अब मेनार्क क्या होता है? यह प्रथम मासिक स्राव या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो 9 से 11 वर्ष की उम्र में होता है। दूसरा मेनोपोज क्या है? यह अंतिम मासिक स्राव या लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो 45 वर्ष की उम्र में होता है। अब देखते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जाइगोट बनता है। यह एक कोशिकीय होता है, फिर 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर विकसित होते होते 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर मैरुला की स्टेज आती है जिसमें 16 से 32 कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद ब्लास्टुला आता है जिसमें 64 से 128 कोशिकाएं बनती हैं। फिर गैस्ट्रुला की कंडीशन आती है जिसमें 256 से 512 कोशिकाएं होती हैं। और इस चक्र मतलब मैरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बाद 3 प्राथमिक जर्म परत का निर्माण होता है। इन जर्म परत का नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब इन्हीं के अगले चरण में अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ग्रोथ तथा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और लास्ट में बच्चे का बर्थ होता है। अब देखते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं। तो ट्विंस भी ना 2 प्रकार से होते हैं। पहले हैं समान ट्विंस या मोनोजाइगोटिक। इसमें क्या होता है कि जब निषेचन के बाद जाइगोट बनता है ना, तो उसके बाद 2 कोशिकाएं जब बनती हैं तो दोनों अलग अलग हो जाती हैं और दोनों कोशिकाएं ही अलग अलग 2 बच्चों को जन्म देती हैं। इन दोनों बच्चों के भौतिक और आनुवंशिक लक्षण समान होते हैं। ट्विंस का दूसरा प्रकार है असमान ट्विंस या डाइजाइगोटिक। इसमें क्या होता है कि 2 अंडाणु जब 2 शुक्राणु से निषेचित होकर 2 अलग अलग जाइगोट बनाते हैं तो 2 अलग अलग बच्चों का जन्म होता है। इसमें आनुवंशिक, लैंगिक और भौतिक तौर पर ये दोनों बच्चे ही सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये सारा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो प्लांट में भी 2 भाग होते हैं। पहला कायिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट जिसमें तना, जड़ और पत्ते आते हैं, और दूसरा है प्रजनन भाग या रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें फल, फूल और बीज आते हैं। अब इसके प्रजनन अंगों में ना पहला आता है स्टेमेन जिसमें फिलामेंट और एंथर उपस्थित होते हैं। एंथर के ऊपर ही पॉलन ग्रेन या परागकण पाए जाते हैं।
दूसरा भाग है पिस्टल या कार्पेल या स्त्री केसर। इसमें स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टाइल, अंडाशय या ओवरी, ओव्यूल या बीजांड आदि पाए जाते हैं। बीजांड के अंदर ही एग तथा द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों ही संरचनाएं फूलों में थैलेमस के ऊपर पाई जाती हैं। इसके आसपास की निकली हुई पत्तियों को सीपल कहा जाता है। अब जो पोलन ग्रेन है ना, मतलब परागकण, तो इसमें भी दो तरह के न्यूक्ली पाए जाते हैं। पहला जर्म न्यूक्ली जो प्रजनन का काम करता है, और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्ली जो पॉलन ट्यूब के निर्माण का कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, यह परागकण जाकर बैठता है स्टिग्मा में या वर्तिकाग्र के ऊपर, और वहाँ से वेजिटेटिव न्यूक्ली के माध्यम से पॉलन ट्यूब का निर्माण किया जाता है, और यह परागकण पहुँचता है अंडाशय के बीजांड में। अब यह जो जर्म न्यूक्ली है ना, जो प्रजनन का कार्य करता है, यह भी दो प्रकार के हैं, G1 और G2। G1 जाकर अंडाणु के साथ निषेचन करता है और जाइगोट का निर्माण करता है, और जो G2 है यह द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसका पूरा डायग्राम आप अगली स्लाइड में देखेंगे। अब पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो पॉलिनेशन या परागण पादप प्रजनन का पहला चरण है, जिसमें परागकोश से परागकण स्टिग्मा में स्थानांतरित होता है। ये दो प्रकार से होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। यह परागण एक ही पेड़ या एक ही पुष्प के अंतर्गत होता है। इसमें आनुवांशिक विविधताएं नहीं होती। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। इसमें परागण की प्रक्रिया एक ही प्रजाति के दो पादपों के मध्य होती है और इससे आनुवांशिक विविधता की प्राप्ति होती है। परागण के विभिन्न कारकों को देखें। एनिमोफिली हवा से परागण है, हाइड्रोफिली पानी से परागण, एंटेमोफिली कीट से परागण, ऑर्निथोफिली पक्षी से परागण, चिरेप्टोफिली चमगादड़ से परागण, मेलेकोफिली स्नेल या घोंगे से परागण, और जूफिली जानवर से परागण है। अब पादप निषेचन की प्रक्रिया में ना जो दो निषेचन होते हैं उसे दोहरा निषेचन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें जाइगोट और एंडोस्पर्म दोनों का निर्माण होता है। निषेचन के बाद क्या बदलाव होते हैं, तो जाइगोट भ्रूण में बदलता है, एंडोस्पर्म संचित भोजन के रूप में बदलता है, बीजांड बीज बनाता है और अंडाणु फल के रूप में परिवर्तित होता है। बीज एक जीवित संरचना है जिसमें भ्रूण पाया जाता है। अब फलों के प्रकारों को देखें। इसमें पहले हैं सत्य फल या ट्रू फ्रूट, जिसमें फलों का विकास सिर्फ अंडाशय से ही होता है। दूसरे हैं फॉल्स फ्रूट। इसमें फलों का विकास अंडाशय के साथ साथ पुष्प के किसी अन्य भाग से भी हुआ होता है, जैसे सेब और नाशपाती। इनका विकास अंडाशय के साथ साथ थैलेमस संरचना से भी होता है। ये सारी बातें थी पादप प्रजनन से संबंधित। तो बायोलॉजी के बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए यहाँ। अब आगे ऐसे ही प्रीलिम्स से संबंधित कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फादर ऑफ साइंस है एरिस्टोटल। फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस, जिन्होंने पहली बार मनुष्य में होने वाली कुछ बीमारियों का उपचार किया था। पहली बार शल्य चिकित्सा या सर्जरी की थी आचार्य सुश्रुत ने, इसलिए इन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। पहली बार मांसपेशियों की क्रियाविधि तथा अन्य अंगों की क्रियाविधि के बारे में बताया था गैलेन नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। अब विभिन्न शाखाओं की यदि बात करें, पीडोलॉजी है स्टडी ऑफ सॉइल, पीडोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ऑन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन होता है ऑन्कोजीन। पिसीकल्चर है मछली पालन, सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन, इकोलॉजी है पारिस्थितिकी विज्ञान, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना, जेनेटिक्स है वंशानुगति का अध्ययन करना, डेमोग्राफी है जनसंख्या का अध्ययन करना, वायरोलॉजी है वायरस का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, पॉलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन, ईथोलॉजी है मनुष्य को छोड़कर अन्य जीवों के व्यवहार का अध्ययन, एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन, मेलेकोलॉजी है संघ मोलास्का का अध्ययन, इक्थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी है घासों का अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी है परजीवियों का अध्ययन, नीडोलॉजी है पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन। अब नीडोलॉजी, जिसमें स्पेलिंग सी से शुरू होती, इसे सी नीडोलॉजी बोल लो, यह फाइलम संघ या कोलेंट्रेटा का अध्ययन है।
पैलियोबायोलॉजी प्राचीन जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन है, जिसमें पैलियो का अर्थ होता है प्राचीन। पैलियोबॉटनी प्राचीन जीवों का अध्ययन है। पैलियोजूलॉजी प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन है। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। लिथोट्रिप्सी यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किरणों के माध्यम से किडनी, पित्ताशय या गाल ब्लैडर और मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में उपस्थित पथरी को तोड़ा जाता है। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान को कहते हैं। हिस्टोलॉजी टिश्यू या ऊतक विज्ञान को कहते हैं। यूरोबायोलॉजी मृत जीवों को सुरक्षित रखना है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी सब्जियां, फूल, सजावटी पौधे, फल आदि का संवर्धन करना है। फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन या खेती है। ओलेरिकल्चर सब्जियों का संवर्धन है। सरपेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन या सांपों का अध्ययन है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित कृषि है। बायोमेट्री गणित या सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। और बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन होता है। ये सारी थी अध्ययन की कुछ शाखाएं। अब पोषण की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन की अवधारणा क्या है? ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि निश्चित अनुपात 4.5:1:1 आदि के अनुपात में पाए जाते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स भी उसमें उपस्थित होने चाहिए, जो कि कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 2100 किलो कैलोरी तथा परिश्रम के लिए 3500 से 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करें। यही संतुलित भोजन कहलाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 450 ग्राम, प्रोटीन की 100 ग्राम और फैट की 100 ग्राम होनी चाहिए। अब 1 ग्राम फैट में 9.2 किलो कैलोरी होती है सर्वाधिक। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी होती है। अब बताइए साइटोलॉजी या ट्रोफोलॉजी क्या है? यह स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण का अध्ययन होता है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में उपस्थित है। अब अगले टॉपिक में विटामिन के बारे में बात करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो है कीड़ा KEDA, और दूसरे हैं वाटर में घुलनशील विटामिन जो है B कॉम्प्लेक्स और C। अब देखिए, जो विटामिन टर्म है ना, इसे फंक ने दिया था। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन के अध्ययन के लिए ईस्टमैन और हॉपकिंस को 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला है। अब विटामिन में वाइटल और अमीन पाया जाता है। अब विटामिन में अमोनिया होने की सूचना ड्रूमंड ने दी थी, इसलिए इसकी स्पेलिंग में अब ई लगाया जाता है लास्ट में। चलिए अब विभिन्न विटामिन के साइंटिफिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन बी छोड़ दिया क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन B1 से B12 तक होते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, थायो रब्बा पेंट नया प्यारा शिया। तो विटामिन B1 कहलाता है थायमीन, विटामिन B2 रब्बा से राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंट से पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B3 नया से नियासिन, विटामिन B6 प्यारा से पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 शिया से साइनोकोबालामीन। मतलब यही ट्रिक है, थायो रब्बा पेंट नया प्यारा शिया। B1, B2, B5, B3, B6 और B12 विटामिन के लिए। डिटेल में विटामिन देख लें तो विटामिन ए जो है वह रेटिनॉल है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे रात्रि अंधता या निक्टेल्जिया भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से ही ज़ेरेप्थेलिया रोग भी होता है जिसमें कॉर्निया में ड्राइनेस आने लगती है, सूखने लगता है कॉर्निया। अब विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? उन सभी फलों से जिनका अंदर से रंग पीला होता है। आम, पपीता, पंपकिन या कद्दू। इनके अलावा खरबूजा, वाटरमेलन, एग, मिल्क, फिश, कोलोस्ट्रम आदि से। अब कोलोस्ट्रम क्या है? यह है जन्म देने वाली माता के शुरू के पहले 5 दिन में उनकी मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाला
मिल्क है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर येलो होता है। इसमें IgM और IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। विच मिल्क क्या होता है? यह मदर में बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर है जो प्लेजेंटा को क्रॉस करके बच्चे में पहुंच जाता है और बच्चे की स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित कर दूध का उत्पादन करता है। इसी दूध को विच मिल्क कहा जाता है। कॉर्नियल ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो जो ज़ेरेप्थेल्मिया रोग होता है ना, उसमें कॉर्निया सूखने लगता है, तो उस कॉर्निया को सही वाले कॉर्निया से रिप्लेस करने में जो सर्जरी होती है उसे ही कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कहा जाता है। पहले कॉर्निया का सफल प्रत्यारोपण 1905 में एडवर्ड जर्म ने किया था। चलिए अब आगे अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। यह एस्कॉर्बिक एसिड है। इसे एंटी स्कर्वी, एंटी फटीग या हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। यह घाव भरने में सहायक होता है। यह पहला विटामिन है जो खोजा गया था। विटामिन सी इज़ द मोस्ट हीट लेवाइल विटामिन। यह ज़्यादा तापमान पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ज़्यादा कुकिंग करोगे तो विटामिन सी नहीं मिलने वाला। अब इसके सोर्सेस हैं आंवला, लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी या स्वीट लेमन आदि। इन सभी को साइट्रस फ्रूट कहा जाता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, लिवर, किडनी, एग, फिश, मिल्क आदि में भी पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी मसूड़ों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह उपपची क्रियाओं की दर को उत्तेजित करता है जिससे थकावट नहीं होती। यह आयरन के अवशोषण को उत्प्रेरित करता है और आयरन को रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा तक स्थानांतरित करता है। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से आरबीसीज के निर्माण को प्रेरित करता है। यह घाव भरने में सहायक होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी आरबीसीज के निर्माण में सहायता करता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यह हल्के संक्रमण, सर्दी जुकाम आदि से लड़ने में भी सहायक होता है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसकी अधिकता होने से नेफ्रोलिथियासिस रोग होता है। अगले विटामिन की बात करते हैं जो है विटामिन डी। इसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसे सनसाइन विटामिन, पुअर मैंस विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स रोग और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। आगे आता है विटामिन ई जो टोकोफेरोल है। यह एंटी स्टर्लिन विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कराता है, इसलिए इसे एंटी स्टरलिटी या फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। यह विटामिन शरीर में कोलिगन फाइबर का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। मतलब ये ब्यूटी और प्रेजेंस से संबंधित विटामिन ई है। अब विटामिन ए जिन भी सोर्सेस से प्राप्त होता है उससे ही विटामिन ई भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन के की जो फाइलोक्विनिन है। यह एंटी हीमोहर्जिक विटामिन है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसलिए इसे एंटी हीमोहर्जिक विटामिन कहते हैं। इसके सोर्सेस हैं ई कोलाई, मिल्क, एग, अंकुरित अनाज, हरित पत्ते, सब्जियां आदि। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इसके सोर्सेस हैं मिल्क, एग, मीट, हरे पत्ती वाले सब्जियां, मोटे अनाज आदि। सबसे पहले आता है इसमें विटामिन बी1 थायमीन जो एंटी बेरीबेरी विटामिन है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन या हिपेटोफ्लेविन भी कहते हैं इसे, जो कि मिल्क और लिवर में पाया जाता है। तीसरा है विटामिन बी5 या पेंटाथेनिक एसिड। यह विटामिन आरबीसीज के परिपक्वन में सहायक होता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण विटामिन बी3 या नियासिन। इसे पेलेग्रा प्रिवेंशन विटामिन भी कहते हैं, पीपी विटामिन। बी5 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा नामक रोग के 3 सिंड्रोम्स होते हैं। पहला है डिमेंशिया जिसमें लॉस ऑफ न्यूरॉन्स होता है। दूसरा डर्मेटाइटिस जिसमें डर्मिस में इन्फेक्शन होता है। और तीसरी स्टेज में डायरिया हो जाता है। यदि इसका इलाज ना कराया जाए तो इसमें 4th स्टेज में डेथ हो जाती है। स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है विटामिन बी6 या पायरोडॉक्सिन। बी6 को पायरोडॉक्सल भी कहते हैं। यह विटामिन भी आरबीसीज के परिपक्वन में सहायक होता है। याद रखिएगा, आरबीसीज के बनने में सहायता करते हैं विटामिन सी, विटामिन बी5 और विटामिन बी6। आगे आता है विटामिन बी12 जो साइनोकोबाइलमीन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह स्पाइरुलिना एल्गी में पाया जाता है। विटामिन बी12 की अधिकता से पेरिनीशियस एनीमिया होता है। अब कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है? विटामिन बी3।
अब आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। शरीर में अमीनो एसिड की उपलब्धता के आधार पर प्रोटीन की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला है एसेंशियल प्रोटीन, जो ज़रूरी होता है हमारे लिए। इन प्रोटीन्स के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ठंडी लस्सी इज़ लेस, ट्राई मीठी वाली फैनी। ठंडी मतलब थायोनाइन, लस्सी लाइसिन, इज़ फॉर आइसोल्यूसिन, लेस फॉर ल्यूसिन, ट्राई फॉर ट्राइटोफेम, मीठी फॉर मेथियोनाइन, वाली फॉर वेलाइन और फैनिन से बना फेनिल अल अमीन। इसके बाद प्रोटीन की दूसरी श्रेणी आती है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसमें हिस्टिडीन और अर्जिनाइन प्रोटीन आते हैं। और तीसरी श्रेणी में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आते हैं। आगे बात करें फैट या वसा के बारे में, तो वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। फैट को भी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला सैचुरेटेड फैट है, जो कि एनिमल या बैड फैट है। यह हृदय रोगियों के लिए खतरनाक होता है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, जो प्लांट या गुड फैट कहलाता है। हृदय रोगियों के लिए असंतृप्त वसा या सनफ्लावर ऑयल का ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मतलब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के आधार पर विभाजन है इनका। अब जो डाइसैकेराइड है उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि डाइसैकेराइड से ही टूटकर मोनोसैकेराइड बन जाता है। तो डाइसैकेराइड में पहला है सुक्रोज, जो केन शुगर कहलाता है। इससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट की शुगर है। दूसरा डाइसैकेराइड है लैक्टोज या मिल्क शुगर। इससे टूटकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं। गैलेक्टोज जो है वह नर्व शुगर है। तीसरा आता है माल्टोज या माल्ट शुगर। यह 2 ग्लूकोज के अणुओं में टूटता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। चलिए अब आगे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, हीमोग्लोबिन, सेल्यूलोज और काइटिन। अब ये बताइए कि मैरेस्मस रोग में क्या होता है। मैरेस्मस रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। यह एक प्रकार का कुपोषण है। इसके अलावा क्वाशीओरकर क्या है? यह बीमारी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ही होती है। तो यहां पर हमने पोषण से रिलेटेड भी सारे तथ्य देख लिए। अब एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि जो हमारा हार्ट होता है ना, उसका डायमेंशन होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। हार्ट का वेट फीमेल्स में 260 ग्राम होता है और मेल्स में 310 ग्राम होता है। इसका शेप बंद मुट्ठी की तरह है और यह स्टर्नम बोन के पीछे थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ पाया जाता है। इसी पॉइंट पर हमने बायोलॉजी से रिलेटेड सारे तथ्य देख लिए। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगी है और कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं, तो 1 लाइक तो बनता है। लेक्चर शेयर भी कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।